वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर जो हमारा 6 चल रहा था, इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें हमने किया था कि जो नई आर्थिक नीति है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, और उदारीकरण जो है पहली नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है, दूसरी निजीकरण जो किया गया था, और फिर वैश्वीकरण। तो हमने उदारीकरण पढ़ लिया था कि उदारीकरण क्या होता है और उदारीकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए थे या फिर उदारीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ें की गई थी। आज हम पढ़ेंगे निजीकरण। तो देखिए, निजीकरण जैसे आप नाम से समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ निजी हाथों में दे देना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना, प्राइवेट हाथों में दे देना। तो जो उद्योग धंधे थे उन्हें क्या कर दिया गया, अब सरकार ने जितने भी उद्योग धंधे थे जहाँ जिसमें सरकारी हाथ था, यानी जो सरकारी उद्योग धंधे थे उन्हें अब निजी हाथों में दे दिया। उसी को निजीकरण कहा जाता है या निजीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। तो हम इसे डेफिनेशन से और अच्छे से समझ लेते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन बैठता है या फिर बन जाता है। यानी कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो निजी क्षेत्र है वो किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। यानी कि कोई पहले सरकारी उद्यम था, उद्यम था, तो उस सरकारी उद्यम को अब निजी हाथों में दे दिया जाता है। यानी कि उस निजी क्षेत्र ही क्या करता है, तो संचालन करता है और उसका मालिक बन बैठता है या उसका प्रबंध करना शुरू कर देता है। वही बात संचालन करता है। तो कोई भी सरकारी उद्यम जो है उसे निजी हाथों में दे देना, और जिसके द्वारा वही क्या करेगा, उसका संचालन करेगा और प्रबंध करेगा, उसी को निजीकरण की प्रक्रिया कही जाती है या फिर निजीकरण कहा जाता है। अब देखिए, निजीकरण दो प्रकार से किया जाता है कि जो निजीकरण है अगर वह करना हो तो कैसे किया जाएगा। कोई तो कदम उठाया जाएगा कि निजीकरण की प्रक्रिया अगर करनी है तो उसके लिए कोई कदम तो उठाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि निजीकरण के दौरान कौन से कदम उठाए जाते हैं निजीकरण को करने के लिए, या फिर इसके दौरान इसको किस प्रकार से किया जा सकता है किसी भी देश में। तो देखिए, जो निजीकरण है वह दो प्रकार से किया जाता है। पहला है सरकारी उद्यमों को सीधे निजी उद्यमों को बिक्री, यानी कि जो पहला जो कदम है, तो तरीका यह होता है कि जो सरकारी उद्यम है उन्हें डायरेक्ट क्या कर देना, निजी क्षेत्र को बेच देना, या फिर जो निजी उद्यमी है उनको बेच देना, उनके साथ डील कर लेना, व्यापार कर देना किसी सरकारी उद्यम का। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बेच देते हैं, तो इसी तरीके से कोई भी सरकारी उद्यम है उसे क्या कर देना, निजी उद्यमी को बेच देना। तो पहला कदम तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम यह कर सकते हैं कि जो मिश्रित उद्यम है, मिश्रित उद्यम क्या होता है, जिसमें सरकारी जो होते हैं, सरकारी प्लस में जो निजी, दोनों के दोनों होते हैं, दोनों का स्वामित्व तो होता है, सरकार का भी होता है और निजी क्षेत्र का भी होता है। तो ऐसे जो मिश्रित उद्यम होते हैं उनमें से जो सरकारी स्वामित्व है उसे हटा देना। इससे भी क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई मिश्रित उद्यम होता है तो उसमें जो सरकारी होता है प्लस में जो निजी होता है उसे ही मिश्रित उद्यम कहा जाता है। अगर उसमें से हम सरकारी जो उद्यम उसे हटा देंगे तो कौन बचेगा, केवल निजी बचेगा। तो इससे क्या होगा, खुद ब खुद निजीकरण हो जाएगा, वहाँ पर निजी हाथों में चला जाएगा, निजी स्वामित्व तो ही रहेगा, केवल उसमें सरकारी नहीं होगा। यानी कि कोई पार्टनरशिप के द्वारा किया गया है जिसमें सरकारी स्वामित्व भी है और निजी स्वामित्व भी है, उसमें सरकारी स्वामित्व को हटा देंगे तो केवल निजी स्वामित्व ही बचेगा, यही इसका अर्थ है। इसके द्वारा भी निजीकरण होता है। तो ये था निजीकरण क्या होता है और इसे करने के जो प्रकार है या तरीका है वो ये था। अब देखिए, जो तीसरी नई आर्थिक नीति थी वो थी वैश्वीकरण की। हमने उदारीकरण इसे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया है, इस पार्ट में हमने निजीकरण पढ़ लिया है। अब वैश्वीकरण देखिए, तो वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, या फिर वैश्वीकरण का दूसरा नाम होता है भूमंडलीयकरण। तो ये दोनों की बातें एक ही होती हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है आखिरकार हमें समझना होगा। बहुत बार क्या होता है, हम वैश्वीकरण को केवल वस्तुओं के लेन देन से समझते हैं, परंतु ये सही नहीं है। यानी कि हम केवल वस्तु का व्यापार ही क्या है वैश्वीकरण के अंतर्गत रखते हैं।
जो कि सही नहीं है, वो इसकी सटीक डेफिनेशन नहीं है, सटीक परिभाषा नहीं है। तो देखिए आखिरकार इसकी सटीक जो डेफिनेशन है या फिर परिभाषा है वो कौन सी है। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है इसकी बिल्कुल सही परिभाषा है। देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी, श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की, संसार में कोई भी देश है यानी कि विश्व में कोई भी दूसरा देश है, उसके साथ क्या है, मुक्त रूप से क्या करना, मुक्त व्यापार के लिए जोड़ना, या फिर पूंजी के लिए जोड़ा जाए, या फिर श्रम की मुक्त गतिशीलता के लिए। आपने देखा होगा मुक्त व्यापार कैसे होगा, आयात निर्यात पर कोई रोक ना हो तो वो मुक्त व्यापार कहलाएगा। पूंजी का लेन देन मुक्त रूप से हो, उसके लिए सरकार से अनुमति ना लेनी पड़े या फिर उस पर कोई पाबंदी ना हो जैसे कि हमारे साथ पहले था, तो ये क्या है, ये भी वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। और श्रम की मुक्त गतिशीलता, जो श्रम है, श्रम की मुक्त गतिशीलता का मतलब क्या है, हमारे देश के, भारत के देश के जो लोग हैं वो बाहर जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये श्रम का ही तो लेन देन हुआ है, श्रम की तो मुक्त गतिशीलता हुई है। तो और बाहर के आकर हमारे देश के अंतर्गत काम करते हैं, तो ये क्या है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें क्या है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आती हैं, जिसके द्वारा किसी एक देश की अर्थव्यवस्था संसार के किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है, उसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अब देखिए जो वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए या फिर उसे प्रोत्साहन करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाई गई, तो देखते हैं हम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो निजीकरण के ऊपर, चाहे उदारीकरण के ऊपर, चाहे वैश्वीकरण के ऊपर। देखिए तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित जो रणनीति है वो की गई थी। पहला कदम उठाया गया कि विदेशी निवेश के जो सीमा है उसमें वृद्धि की गई। यानी कि विदेशी निवेश क्या है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर या फिर कोई बाहर की कंपनी आकर हमारे देश में क्या कर सकती है, निवेश कर सकती है, उसी को विदेशी निवेश कहा जाएगा। यानी कि अपने देश के अलावा अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर या कंपनी आकर निवेश कर रही है तो विदेशी निवेश है। जब तक वैश्वीकरण नहीं अपनाया गया था, यानी कि 1991 से पहले हमारे भारत में केवल 40% है उतना ही निवेश होता था, परंतु ये क्यों इतना कम जो था, हमारे देश में 40% ही निवेश होता था। इसलिए तय किया गया था कि कभी दोबारा से, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें धोखा दिया और हम पर राज किया, कभी ऐसा दोबारा से ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। परंतु जब विश्व बैंक ने जब अपने सुझाव दिए तो उस सुझाव के अंतर्गत ये भी था कि हमें क्या करना, आयात निर्यात जो किया जाता है उसे खोल देना, उसे कोई प्रतिबंध नहीं रखना है, वैश्वीकरण को उसमें हिस्सा लेना है, संसार में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि जो बाहरी जितने भी देश हैं, यानी कि विदेशी जो देश हैं, वो क्या कर सकते हैं, अब हमारे देश में 51 से लेकर 100 तक का क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। यानी कि अब 100% का भी निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब, निवेश का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी जितना निवेश करती है उसका उस कंपनी पर उतना ही हक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी पर जितना निवेश करता है, जितना इन्वेस्टमेंट करता है, उतना ही उस कंपनी पर उसका हक होता है। अब 100% कर दिया तो कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति आकर 100% अगर निवेश कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो जो कंपनी है वो उसकी हो जाएगी। तो ये कर दिया गया अब वैश्वीकरण के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखिए रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता। तो रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब है कि जब वैश्वीकरण कर दिया गया, इसका मतलब है हमारे देश के जो हैं वो बाहर जाकर काम कर सकते हैं, बाहरी पूंजी ला सकते हैं, निवेश हम ले सकते हैं विदेशी। तो इसका मतलब क्या, अगर जो विदेशी लेन देन शुरू कर दिया गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो इसमें क्या होगा, बाहरी विदेशी मुद्रा भी क्या है, उसे विदेशी मुद्रा हासिल की जाएगी। तो अगर विदेशी मुद्रा है तो उससे परिवर्तन भी करना हो, तो विदेशी मुद्रा को भारत की मुद्रा में परिवर्तन करना जो है वो शुरू कर दिया गया। इसका मतलब है कोई भी विदेशी मुद्रा को परिवर्तन करवा सकता है, जो कि पहले नहीं था। कि जो भी, अगर मान लीजिए उदाहरण लिया जाए कि हम अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो
और हमें घर खर्च के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए या फिर किसी वस्तु का लेन देन करने के लिए हमें जो डॉलर है उसे बदलना है भारतीय मुद्रा में, तो वो चीज़ आसानी से हम बदल सकते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में भी होता है। तो जो रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता है वो शुरू कर दी गई, जिसके कारण जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसने और जोर पकड़ा। अगला देखिए, दीर्घकालीन व्यापार नीति। दीर्घकालीन व्यापार नीति का मतलब क्या है? दीर्घकाल का ही मतलब क्या होता है? दीर्घकाल का मतलब होता है लंबा समय। दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा। तो लंबे समय के लिए जो व्यापार नीति है, कौन सी व्यापार नीति? विदेशी व्यापार नीति जो है वो बढ़ा दी गई। जो शुरुआत में व्यापार नीति थी, आर्थिक सुधारों को देखते हुए जो विदेशी व्यापार नीति शुरू की गई उसमें 5 वर्ष रखा गया कि 5 वर्ष के लिए जो विदेशी व्यापार नीति है उसे लागू किया जा रहा है। क्यों बिना सोचे समझे 5 वर्ष के लिए जो विदेशी व्यापार नीति तय की गई? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। इसका मुख्य कारण यही था कि जो विदेशी व्यापार है उसे प्रोत्साहन मिल सके और उस पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, और जिससे कि जो खुली प्रतियोगिता है उसको प्रोत्साहन मिल सके। यानी कि अब जो खुली प्रतियोगिता है, जैसे कि हमने पहले बचाव किया था अपने घरेलू उद्योगों का प्रतियोगिता से, कंपटीशन से, बाहरी प्रतियोगिता से, विश्व के जो अन्य कंपनियां हैं उनसे बचाव किया था। तो अब क्या है? खुली प्रतियोगिता है। वैश्वीकरण के द्वारा खुली प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। बाहर की वस्तुएं हमारे देश में आ सकती हैं, जिससे कि हमारे देश की वस्तुएं और बाहर के देश की वस्तुओं के बीच में कंपटीशन हो सकता है, प्रतियोगिता हो सकती है। तो ये 5 वर्ष के लिए तय की गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, पर शुल्कों में कमी। पर शुल्क क्या होता है? पर शुल्क जो होता है उसे टैक्स कहा जाता है, इंग्लिश में टैक्स, यानी कि कर। जो कर था, आयात और निर्यात पर जो कर लगाया गया था उसे क्या कर दिया गया? अब धीरे धीरे करके घटाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो आयात पर जो कर था, भारी कर लगाया जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई वस्तु अगर 20 की है उसमें 50 रुपये का कर लगा दिया तो वो कितने की हो जाएगी? 70 की हो जाएगी, जिससे क्या होगा? अब वह 70 की बिकेगी। परंतु अब धीरे धीरे जो कर है वो अब कम कर दिया गया, जिससे कि खुले रूप से आयात और निर्यात किया जा सके, अधिक से अधिक आयात निर्यात किया जा सके, जिससे कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या हो? वृद्धि हो सके। क्योंकि हमारे देश की क्या स्थिति थी? विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसे बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब अगला देखिए, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना। परिमाणात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि जो हम आयात और निर्यात करते थे वो हम एक मात्रा को देखकर करते थे कि इतनी मात्रा की जो वस्तुएं हैं कि इतनी ही मात्रा क्या होगी? आयात की जाएगी और इतनी ही मात्रा निर्यात की जाएगी, इतने मात्रा में वस्तु निर्यात की जाएगी। यानी कि हम उसकी मात्रा को देखकर कि इतनी जो मात्रा है, अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो उसकी इतनी जो मात्रा है उसको ही निर्यात किया जाएगा और उसको ही आयात किया जाएगा। इससे अधिक मात्रा अगर वस्तु की होगी तो उसे आयात नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मात्रा में 50 जो है, 50 मात्रा डिसाइड कर दी गई किसी वस्तु की 50 किलोग्राम, तो 50 जो किलोग्राम है उसको ही आयात किया जाएगा। इसका मतलब यह था। इससे ज़्यादा होगी तो उसे आयात नहीं किया जाएगा। तो अब क्या है? वो प्रतिबंध हटा दिए गए कि अब कितनी भी मात्रा है, चाहे वस्तु की 100 किलोग्राम हो, 1000 हो, उस पर कोई रोक नहीं है। उसे हम क्या कर सकते हैं? निर्यात भी कर सकते हैं और उतनी ही मात्रा की वस्तु आयात भी कर सकते हैं। अब मात्रा को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसका मतलब है अब खुली अर्थव्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी चीज़ को हम निर्यात कर सकते, किसी भी चीज़ को आयात कर सकते। इसके लिए जो शुल्क था उसे हटा दिया गया, जो परिमाणात्मक प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया, जो दीर्घकालीन व्यापार नीति तय की गई, रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता तय कर दी गई, और जो विदेशी निवेश है उसे अब बढ़ा दिया गया, जिससे कि बाहरी जो कंपनी है वो हमारे देश में आकर क्या कर सके? निवेश कर सके, और जिससे क्या होगा? उद्योग धंधे खुल सके, जिससे जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हो सके। तो ये था वैश्वीकरण का। इसके साथ जो ये वीडियो यहाँ प्रपोज करनी होगी, इससे आगे जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम LPG कहते हैं। L से क्या होता है? उदारीकरण, P से निजीकरण और G से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण।
इसके बारे में हम इसके जो कदम उठाया गया था, नई आर्थिक नीति तय की गई थी, इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।